Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने कुछ वेरियस सेक्शंस जो अपने कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स के रिगार्डिंग टू पेंडिंग थे, कुछ हल्के हल्के से हमने सेक्शंस डिस्कस किए जिसमें सर ऑडिटर के कुछ राइट्स के रिगार्डिंग तो हमने बात की कि ऑडिटर के पास राइट है टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ऑडिटर की ड्यूटी बनती है टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, क्लियर। एंड बेसिकली मेन डिस्कशन जो हमारी हुई वो 144 के रिगार्डिंग, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, क्लियर। प्रोहिबिटेड सर्विसेज विच आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू एनी ऑडिटर, या जिसको तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, इवन इंडिविजुअल और फर्म ऑल्सो, कि सर ये जो सर्विसेज 144 के अंदर लिखी गई हैं, ये सर्विसेज आप एज एन ऑडिटर या ऑडिटर फर्म होते हुए कंपनी को, उसकी होल्डिंग को या नेक्स्ट आगे सब्सी को आप बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली मना किया गया, ये चीज अलाउड नहीं है, क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वहां पे जो आपने रीड आउट किए वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर आपका दैट मींस कंपनी के साथ कोई ना कोई पेक्यूनरी मतलब कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, क्लियर, या बेसिकली आप उनकी मैनेजमेंट सर्विसेज में पार्ट ले रहे हैं, या उनकी जितनी भी अकाउंटिंग या इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन है, अगर सर आप कर रहे हैं देन आप स्टैट ऑडिटर कहां से बनेंगे, क्लियर। इसीलिए ये सर्विसेज को स्ट्रिक्टली क्या किया गया? मना किया गया, क्लियर। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सो हमारा जस्ट एक ही सेक्शन उसके अंदर पेंडिंग था, एंड आज इसके बाद हम लोग अपने कुछ वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल प्लस इवन अगर इसकी बैक साइड आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज आपने साथ के साथ करने ही करने, क्लियर। वो मेरी क्लास का पार्ट नहीं होंगे, पहली बात, वो आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस है, क्लियर। इवन ये जो एमसीक्यूज आपके बुक के पीछे गिवन है, जो एक्सरसाइज में गिवन है, ये एग्जाम लेवल नहीं है, पहली बात, मेक इट क्लियर, ये एग्जाम लेवल नहीं है। कहीं तुम इन एमसीक्यूज को बेस मान लो कि आईसीआई जो 30 मार्क्स में डालेगा वो ऐसे क्वेश्चन होंगे। सर ये जस्ट एक टॉपिक की रिवीजन है, क्लियर। ये टॉपिक करने से, ये एमसीक्यू करने से आपका पूरा टॉपिक एक बार क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है शायद एक आधा क्वेश्चन इसमें से कोई आ जाए, अलग बात है, नहीं तो हमारा जो आईसीआई का पैटर्न है, आईसीआई के जो बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं केस बेस्ड, क्लियर। मिक्सअप होते हैं, आपको थोड़ा सिनारियो में बता देता हूं कि एमसीक्यू 30 मार्क्स के कैसे होंगे। दो क्वेश्चंस तो आपके पास आएंगे केस बेस्ड, दैट मींस एक सिनारियो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे दो क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर। एंड तकरीबन ये मान लीजिए जो जर्नली कहीं से भी जो केस बेस्ड नहीं होंगे, 7-8 क्वेश्चंस नॉर्मली, जिनको हम वर्ड बोलते हैं जर्नल एमसीक्यूज। मतलब तुम्हारे 30 मार्क्स में दो तरह के एमसीक्यूज हैं, वन इज केस बेस्ड, नंबर 2 इज जर्नल। जर्नल वाले कम होंगे, क्लियर। केस बेस्ड वाले गारंटी है आपको दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हुआ क्लियर। सो कहीं तुम लोग इस बुक के पीछे के जो आपके एमसीक्यूज हैं इनको बेस मान लो, ये जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए हैं, क्लियर। उनकी जो प्रैक्टिस होगी वो अलग वही व्यू पॉइंट से करेंगे जो टाइम टू टाइम आपको आते रहेंगे। बेसिकली सर प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू तो कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए, हमें कोई इश्यू नहीं। और एमसीक्यू में उन्होंने पूछना भी क्या? प्रोविजन ही आपसे पूछनी है, तो ये भी तो जो आप लोग सॉल्व करोगे ये भी तो प्योरली प्रोविजन ही है, क्लियर। चलिए आज का टॉपिक नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 148 हम लोगों का पेंडिंग था, दैट इज पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बेसिकली सर 148 प्योरली कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करना एंड कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग। सर नॉट ऑन एवरी कंपनी, स्पेशली नॉट ऑन एवरी कंपनी, सीजी, पहले वर्ड क्या लिखा हुआ? पावर ऑफ सीजी। सीजी जिनको ऑर्डर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर जिनको प्रेस्क्राइब करेगी कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं, प्लस उनका नेक्स्ट ऑन आपने क्या करवाना है? कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है, देन सर आपको ये करवाना होगा, नहीं अदरवाइज
हर कंपनी के केस में कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इज नॉट मैंडेटरी। अब सर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स नेचुरली किसको दिया जाएगा? ट्रेडिंग वालों को थोड़ी कहेंगे। जो पर्सन ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग के काम में हम लोग आपको ये थोड़ी कहेंगे कि आप अपना प्रॉपर वहां पे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बनाओ। सर एक्चुअली जितना भी ये सिस्टम है कॉस्ट के रिलेटेड टू, ये उनको कहा जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कर रहे हैं, उनके केस में ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होंगे? मैंडेटरी। एंड वो भी सर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, हर कंपनी को नहीं। अगर वो थ्रेशोल्ड को आप क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, देन सीजी आपको ऑर्डर करेगा कि सर आपको मेंटेन करने जरूरी है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट की भी क्या है, एक अलग थ्रेशोल्ड। अगर वो सेटिस्फाई करोगे देन आपको साथ के साथ इन रिकॉर्ड्स का क्या करवाना होगा? कॉस्ट ऑडिट भी करवाना होगा बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉट बाय अ सीए, नॉट बाय अ सीए, हम नहीं करेंगे। क्लियर? यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी कॉस्ट के रिलेटेड किसकी बनती है? कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको आज के टर्म्स में आप क्या बोलते हो? सीएम में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर उनकी पॉइंट। क्लियर? हल्का सा पॉइंट है, पढ़िए हिमांशु। ऑर्डर बाय सीजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ सच एन ऑर्डर इज मेड बाय सीजी। सर पहली बात, अगर सीजी ने आपको मैंडेट किया होगा, अगर सीजी ने आपको ऑर्डर किया होगा कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ओनली देन यू हैव टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, नहीं अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। Such class of companies are engaged in the production of such goods as may be अब सर ये जो ऑर्डर है, ये साइड पे ये भी पढ़ा, ऑर्डर फॉर क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर फॉर विच कंपनीज? सर such class of companies as are under the word engaged in the production of such goods and as may be prescribed। अच्छा सर, प्रोडक्शन हर गुड्स के केस में नहीं, हर मैन्युफैक्चरिंग के केस में नहीं, हमने एक टेबल प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप उन क्लास ऑफ कंपनीज में हैं और उन गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनको हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, देन सर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या करने होंगे? मेंटेन करने होंगे। सच क्लास ऑफ कंपनीज या फिर प्रोवाइडिंग सच सर्विस। अच्छा, गुड्स सर्विस दोनों। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कल गुड्स के केस में, इवन आप कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, देन सर आपको इवन क्या बनाने होंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। क्लियर? यस, नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। सर कब से वर्ड बोल रहे हो? कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? क्या मेंटेन क्या करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर? वैसे तो नॉर्मल किताबें हम बना ही रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारे बन ही रहे, तो कॉस्ट अकाउंट्स में ऐसा क्या है जो अलग से आप मुझे प्रेस्क्राइब कर रहे हो कि आपको मैंडेट है, आपको मेंटेन करने होंगे? नंबर वन इज, क्या लिखा हुआ है? द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, नंबर टू लेबर, एंड नंबर थ्री अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। अरे कॉस्ट के तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्लियर? वो तीनों का प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उस सर्विस को प्रोड्यूस करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी, जस्ट आप डिफाइन कर सकते। सर फाइनेंशियल बुक्स कभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती कि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस करी, आपने जो सर्विस प्रोड्यूस करी, वो कितने की प्रोड्यूस हुई। फाइनेंशियल बुक्स कभी नहीं करती। आपने वर्ड देखा होगा, हम ट्रेडिंग की डायरेक्ट साइड टू परचेज या जितने की बने टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली चार्ज करते हैं, वो डिफाइन नहीं करता। डिफाइन कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंट्स। और ये भी हर कंपनी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ उन क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर जिनको सीजी क्या करेगा? प्रेस्क्राइब करेगा। क्लियर? आगे चलिए। कंसल्टेशन बिफोर मेकिंग ऑर्डर। यस प्लीज। बिफोर इशूइंग any such order in respect of any class of companies regulated under a special act, CG shall consult the regulating body constituted or established under such special act। That means सर ये ऑर्डर निकालने से पहले आप एक बार रेगुलेटरी बॉडी जो भी इसके रिगार्डिंग टू है, आप उनसे एक बार कंसल्ट करेंगे कि सच क्लास ऑफ कंपनीज को हमने कवर अप करना है या नहीं करना है। उसके रिगार्डिंग एक जस्ट कंसल्टेशन की पूछ के, ऐसे नहीं सीजी डायरेक्टली ऑन इट्स ऑन ये ऑर्डर निकालेगा। बिफोर दैट, बिफोर मेकिंग ऑर्डर, ये एक बार क्या करेंगे सर, जो स्पेशल एक्ट के अंडर जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई हुई है, उस रेगुलेटेड बॉडी से क्या करेंगे? एक बार डिस्कशन करेंगे। क्लियर? नॉर्मल पॉइंट, मेन चीज क्या थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लो सर, ये नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। कर लिया, एडमिट कर लिया। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय
CG order by CG for conduct of cost audit. yes Whether mandatory. Hmm. Cost audit, conduct of cost audit is mandatory only if such an order is made by CG. सर अगेन कॉस्ट ऑडिट भी मैंडेटरी तब होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा क्या कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करे हैं उनका कॉस्ट ऑडिट भी करवाओ। ये तेरा स्टैट ऑडिट से अलग ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट अलग था, स्टैट ऑडिट अलग था, ये कॉस्ट ऑडिट अलग है। एंड एक आपने बीच में नाम पढ़ा था सेक्रेटेरियल ऑडिट जो बाय CS इन प्रैक्टिस होता है, वो अलग ऑडिट है। क्लियर? सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑडिट होते हैं। तो ये कॉस्ट ऑडिट सर मेरे कंपनी ऑडिट से मैच नहीं करता। मेरा कंपनी ऑडिट अलग है, वो किसने करा था? CA ने। ये कौन सा ऑडिट है? कॉस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय CMA या कॉस्ट अकाउंटेंट इन पुरानी टर्म्स। यस प्लीज। ऑर्डर फॉर विच कंपनीज? सर सच क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच CG has made an order for the maintenance of cost records। पहली बात, अरे अगर तुम कॉस्ट, ये वो कंपनीज होंगी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए तो कह ही रखा है। अरे रिकॉर्ड्स होंगे तभी ऑडिट होएगा, अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो ऑडिट किसका करोगे? क्लियर? मतलब पहला फिल्टर तो ऑलरेडी लग चुका। सर तुमने जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा था ना, एंड मतलब वो कंपनीज एंड आगे पढ़ियो which have net worth of such amount as may be prescribed or turnover of such amount as may be prescribed। मतलब पहली कंडीशन तो क्या थी? जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहने के लिए कहा था। दूसरी कंडीशन ये है अगर दोनों सेटिस्फाई होंगी देन कॉस्ट ऑडिट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए कहा गया उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना ही करवाना है, नहीं। मैंने आपको क्या कहा? वो कंपनीज एलिजिबल हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए कहा गया, प्लस जिनकी नेटवर्थ या टर्नओवर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अगर होगी देन आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। बट कॉस्ट ऑडिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? सबसे बड़ी गलती क्या लग जाती है? हम रिप्लाई दे देते हैं यहां पे कि सर अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना होगा। कहां लिखा हुआ? वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंड। और एंड के अंदर भी क्या है? कंडीशन। क्या कंडीशन? सर इसका क्राइटेरिया अलग है। समझ गए ना? कॉस्ट ऑडिट का क्राइटेरिया अलग है, ये मैच नहीं करता। कहीं सोचो जी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वालों को कॉस्ट ऑडिट करवाना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे चलिए। मैनर, सर कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर जैसा स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर होगा बाय CG। नेक्स्ट आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वैसे सर इंपॉइंटमेंट का जो वे है होगा तो सेम जैसे आपने एक नॉर्मल ऑडिटर अपॉइंट करा था पहले, जैसे एक CA की अपॉइंटमेंट होती है कंपनी में, ये बस कॉस्ट ऑडिटर है तो ये भी तो ऑडिटर ही है। क्लियर? यस। कॉस्ट ऑडिट पढ़िए जी। Cost audit shall be conducted by a cost accountant or a firm of cost accountant। बिल्कुल सर। स्पेशली मेन प्रायोरिटी पहली बात, सिर्फ और सिर्फ कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिट कर पाएंगे। अरे सिर्फ इसी के कारण तो मेन वेटेज CMA को मिलती है। CMA की मेन प्रैक्टिस का पार्ट, जैसे CA के पास तो वेरियस फील्ड्स, CMA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आज के टर्म्स में CMA बोलते हैं। क्लियर? पहले CWA था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। क्लियर? आज की डेट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनकी प्रैक्टिस का मेन पार्ट ही क्या है? कॉस्ट ऑडिट। अब जिन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट के लिए कहा गया बाय CG, सर उनको कॉस्ट अकाउंटेंट से ही करवाना होगा, कोई और पर्सन वहां पे ऑडिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय, किनके द्वारा? बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑडिट शैल बी, देख क्लियर भी कर गया सर। ये ऑडिट वो 143 का जो ऑडिट था ना, जो कंपनी ऑडिट था, ये उससे क्या है? अलग है। कहीं तुम दोनों को सेम कर दो जी, हमारा कॉस्ट ऑडिट हो तो रहा है, कंपनी ऑडिट थोड़ी करवाएंगे। कंपनी ऑडिट कंपनीज एक्ट के था, कॉस्ट ऑडिट आपका अलग से है। क्लियर? नेक्स्ट इज द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 159 shall be appointed as a लिख भी दिया, कहीं CA कहीं से घुस जाए। ठीक है ना? इस काम के अंदर भी कि कॉस्ट ऑडिट हम करेंगे, कहते ना ना ना, पढ़ ले यहाँ पे। जो ऑडिटर तुमने 139 के अंदर अपॉइंट किया, 139 में कौन थे? हम। तो बेसिकली सर हमें यहां से स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया, शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज द कॉस्ट ऑडिटर। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड द रेम्युनरेशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अरे सर सेम मेथड तो चल रहा है,
वहां पे भी हमारी अपॉइंटमेंट पहले रिकमेंडेशन किसने की थी? बोर्ड ने। अप्रूवल किसने दी थी? मेंबर्स ने। रेम्यूनरेशन किसने डिसाइड करी? मेंबर्स ने। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो ऑडिटर ही हो, अपॉइंटमेंट तो वही रहेगी ना जो तुम्हारी पहले थी, जो अब है। नेक्स्ट इज द कंपनी शैल गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कॉस्ट ऑडिटर। वो तो पता ही है सर, आप अगर इंफॉर्मेशन देंगे, आप अगर हमें असिस्टेंस देंगे, तभी मैं उसका क्या कर पाऊंगा? ऑडिट कर पाऊंगा ना। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। बात यह है कि आपके यहाँ पे ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं। पहला पॉइंट, केस 1, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एंड, क्या लिखा हुआ है? ऑडिट कमेटी। तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी है, तो आपने पढ़ा था क्या केस कि सर रिकमेंडेशन कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। किसको? बोर्ड को। बोर्ड नेक्स्ट आगे क्या करेगी? रिकमेंड। जस्ट एक चेन बढ़ गई है, तो काम सेम ही है। बट द बोर्ड शैल अपॉइंट the cost auditor on recommendation of audit committee. बिल्कुल सर, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम लोग क्या करेंगे सर? अपना जो ऑडिटर है उसको क्या कर लेंगे? अपॉइंट कर लेंगे। द ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। एंड ऑडिट कमेटी, यार जब तुमने स्पेशली ऑडिट कमेटी बना रखी है, उसका काम क्या है? यही तो उसका काम है। क्लियर? नहीं तो अदरवाइज यहां पे सिंपल ही कर गया, द बोर्ड शैल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। क्लियर? अगर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है, तो होली सोली पावर किसके पास होएगी? बोर्ड के पास होएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर shall be considered and approved by the board and subsequently approved by the members. बिल्कुल। एंड इधर सर रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय, अब क्योंकि यहाँ पे ऑडिट कमेटी तो नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड बाय क्या होगा? बोर्ड। एंड सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा? मेंबर। मतलब मेंबर से अप्रूवल तो आएगी ही आएगी। फर्क इतना है, अगर ऑडिट कमेटी है तो पहली रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी बोर्ड को करेगी, नहीं तो डायरेक्टली कौन करेगा? बोर्ड करेगा। सिर्फ इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं। क्लियर? यस। कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब सर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलग, हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ये अलग से बने हुए। अब सर ये मान लो कंप्लायंसेस आप देख रहे हो, ऑडिटर के ऊपर भी नंबर ऑफ कंप्लायंसेस। क्लियर? यस। द कॉस्ट ऑडिटर शैल कंप्लाई with the cost auditing standards. Yes, cost auditing standard means such standards as are issued by the Institute of Cost Accountants of India with अरे सर, approval of जो अपने वाले थे, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली वो किसने इशू करे थे? बाय आईसीए, या आज की डेट में नाफरा कंसल्टेशन विद जो भी है सीजी, मतलब सीजी इन कंसल्टेशन विद नाफरा। इनके केस में अब ये ऑडिट है पर्टिकुलरली कौन सा? कॉस्ट ऑडिट। तुम्हारे लिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे कौन से होंगे? कॉस्ट ऑडिटिंग। अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या आज की डेट में ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये वही पुराना चलता आ रहा है। क्लियर? तो जो विद द अप्रूवल ऑफ सीजी ये नोटिफाई करेंगे सर, आपको वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपने क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशंस। सर सारे राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एज इट इज जो एक कंपनी ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल है सेक्शन 141, 143 के अंदर, सेम केस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। 141 में तुमने पढ़ी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। 141(1), 141(2) ये क्वालिफिकेशंस थी। 141(3) सबसेक्शन 3 में आपकी क्या थी? वो सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस। 143 के अंदर आपके क्या थे? राइट्स एंड ड्यूटीज। वो पढ़े थे ना, राइट टू एक्सेस बुक्स, क्लियर, राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, ड्यूटी टू साइन, क्लियर, वो सारे पॉइंट्स पढ़िए। द क्वालिफिकेशन, disqualifications, rights and duties and obligation applicable to auditors under section 141 and 143 shall so far as may be applicable apply to किसके ऊपर? कॉस्ट। मतलब सर फर्क कुछ नहीं है, जस्ट आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हल्का हल्का सा फर्क था किसी पॉइंट को लेकर, मेनली अपॉइंटमेंट में या किसको अपॉइंट करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स का फर्क है। हाँ, ये क्लियर कर दिया गया, नॉट ऑन एवरी कंपनी बट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ सीजी। क्लियर? Yes, cost audit report. Last section, cost audit report. पढ़िए जी। The cost auditor shall submit his report to board of directors within 30 days of receipt of cost audit report. The company shall furnish to CG.
क्लियर, अ कॉपी ऑफ क्या, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। सर एक बात बताओ, तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट की गई, अब तुम यहाँ पे पूछ रहे हो कि सर इसके लिए हमने सीजी को रिपोर्ट क्यों भेजी। पहली बात, तुम्हारी क्लास ऑफ कंपनी नोटिफाइड बाय क्या थी, तेरा कॉस्ट ऑडिट करवाया ही किसने, तो सर एक कॉपी तो उसको देना बनता ही है। नहीं क्या तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी क्या, तुम्हारे पे तो एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, तो तुम तो पहली सर सच क्लास ऑफ कंपनीज में फॉल करते हो। तो जो कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को दी है उसकी एक कॉपी विद इन 30 डेज साथ के साथ किसको फाइल कर, सीजी को। क्लियर, नीचे पढ़, ये थोड़ा सा उसमें फॉर्मेट आ गया। एज पर रूल 4 of companies filing of documents and forms in extensible business reporting language XBRL पढ़ा था आपने, रूल 2015, a company required to furnish cost audit report अगर फर्निश करनी भी है and other documents to CG shall file, shall मतलब मैंडेटरी, इसी फॉर्मेट में जाएगी, shall file such report and other documents using the क्या XBRL taxonomy। taxonomy मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी, टैक्सोनॉमी मतलब फैसिलिटी, जो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर, जैसे कहते नहीं प्रोग्राम्ड होता है सब कुछ, आपने कुछ नहीं करना, डाउनलोड करो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करो, ऑटोमेटिकली फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। क्लियर, जैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आजकल जितनी भी हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, क्लियर, उसमें ना फॉर्मेट होता है, जैसे जेएसएन फॉर्मेट या एक्सएमएल फाइल, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में काइंड ऑफ जिसे वर्ड अपन यूज करते हैं। ये फाइल्स हमें थोड़ी बनानी आती है, अपना कौन सा कंप्यूटर से लेना देना, हमने थोड़ी कुछ करना है सर, ऑलरेडी टैक्सोनॉमीज बनी होती हैं। क्लियर, यूटिलिटी को डाउनलोड करो, आप अपना इंफॉर्मेशन या नॉर्मल फाइल, अपने को तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेल, क्लियर, एक्सेल की फाइल यहाँ पे अपनी अपलोड करो, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके फाइल बना देगा, विच कैन बी इजीली अपलोडेड ऑन द पोर्टल। क्लियर, तो ये होती है सर हमारी टैक्सोनॉमीज। क्लियर, आगे पढ़िए, गिवन इन एनेक्सर 3 for the financial year commencing on or after 1/4/14 in E form, especially CRA4। Clear, CRA4 specified under the companies, देख CRA का मतलब क्या है, cost records and audit। क्लियर, वही है ना कि जितने भी फॉर्म्स रीड आउट करोगे सबका कुछ ना कुछ हिंट इन्होंने लगा रखे, ऑडिटर के रिगार्डिंग जितने थे AUD ADT, क्लियर, इस तरह के ही होंगे। क्लियर, नेक्स्ट आगे, एंड अलोंग विद, सिर्फ रिपोर्ट नहीं भेजनी, अब ऑडिटर ने आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट तो भी दिए होंगे, उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है, फुल इंफॉर्मेशन वो भी साथ में सीजी को क्या करें, प्रेस्क्राइब करें। पढ़िए, अलोंग विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी, क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन, जितने क्वेश्चन मार्क, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन तेरे ऑडिटर ने लगाए हैं ना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग कंपनी अपनी एक्सप्लेनेशन क्या करे, प्रोवाइड करे। क्लियर, रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेन्ड इन दी, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, यही बनता और तो क्या। कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट मुझे दी, मैं वो रिपोर्ट प्लस मेरी उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन बनती है देना, दोनों कंबाइन करके सीजी को हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे विद इन 30 डेज, जिस दिन से उसने मुझे रिपोर्ट दी। आगे सीजी में कॉल, अब सर आगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीजी अगर सेटिस्फाई अपने आप को फील नहीं करेगा विद योर वर्डिंग्स जो आपने मुझे प्रोवाइड करी, क्लियर, देन सीजी में कॉल सच अदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज इट मे डीम फिट। पढ़िए, सीजी में कॉल for such further information and explanation as it may deem fit the company shall, and सर आपको नेचुरली सीजी का कहा थोड़ी मोड़ेंगे, अगले ने इंफॉर्मेशन मांगी है तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी होगी। द सीजी शेल, so the company shall furnish such further information and explanation within such time as may be, जो ऑर्डर के अंदर आपका क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा, तो उतने दिन के अंदर अंदर आपको वो सारी फॉर्मेलिटी क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। इज दैट क्लियर? सो यहां पे आप लोगों के दो बड़े टॉपिक, नंबर 1 इज आपका चैप्टर नंबर 9 जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज था, एंड चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स के रिगार्डिंग था। ये दोनों टॉपिक्स आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। क्लियर? बहुत सारे नए पॉइंट्स, बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर कंटेन्ड है, एंड दोनों टॉपिक्स मिनिमम बात कर रहा हूं 15 मार्क्स के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आपके क्या होंगे, कवर अप होंगे। क्लियर? सो ये मान लीजिए
एंड इवन उधर से अपना चैप्टर नंबर 3 भी हो चुका, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, क्लियर। वो भी तकरीबन 5 नंबर का या 5 से 8 नंबर का वेटेज रखता ही रखता है, क्लियर। बट ये वाला तो स्पेशली इनके बिना पेपर सेट नहीं होगा। इवन जो बाकी टॉपिक्स है उनमें तो फिर भी होता है, डाल दिया या नहीं डाला, इस बार ड्रॉप कर दिया इस अटेम्प्ट में, बट ये कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट के अंदर 12 15 18 12 15 18 इन्हीं के अंदर, तो एवरेज 15 मार्क्स का ये दोनों टॉपिक्स गिर रहे हैं, क्लियर। एंड इसके बाद हम लोग जो टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो कौन सा, एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, आपका सेट इकट्ठा हो जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके ऊपर ही पड़ा है, चैप्टर नंबर 8, क्लियर। तो कंपनी लॉ का एक मेन पार्ट आप लोगों का एक सेट 8 9 10 ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। बट आज सबसे पहले इसके हम क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। 5 मिनट्स मैं आपको दे रहा हूं, एक बार ओवरऑल हल्की सी स्क्रीनिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शंस स्टार्टिंग से लेके अब तक 5 मिनट लो, फटाफट देखो, आफ्टर दैट क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। करिए जी, चैप्टर 10 के पहले। यस प्लीज। तो बेसिकली अब नेक्स्ट ऑन हम लोग अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 10 जो रिसेंटली हम लोगों ने भी कंप्लीट किया, कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स के रिगार्डिंग टू कुछ वेरियस टेस्ट योर नॉलेज के अंदर मॉड्यूल ने, आईसीआई ने कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लियर। वन बाय वन जस्ट रीड करेंगे एंड पढ़ने का वे एक पहले सीखो। मुझे नहीं पता सर अंदर रिप्लाई क्या लिखा होगा क्या नहीं, बट सबसे पहले मुझे जो चाहिए, अगर मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं ना, मुझे क्या चीज चाहिए, क्या मैं क्वेश्चन पढ़कर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। मेन पॉइंट इज फर्स्ट, क्या मैं क्वेश्चन पढ़कर उसको कनेक्ट कर पा रहा हूं विद द टॉपिक कि ये उस टॉपिक में से पूछा गया। अगर तो मुझे वो पेज दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा उसमें से, दैट मीन्स अपा ने पढ़ा हुआ है, पहली बात, क्लियर, कि हम लोगों ने रीडिंग करी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी हुई है। देन धीरे धीरे कौन से पॉइंट के रिगार्डिंग किस, फिर डीपली जाएंगे ना। सबसे पहले तो हमेशा क्वेश्चन पढ़कर, अरे आंसर तो लॉ ही लिखा होगा, वो तो मैंने अपनी बुक में से भी पढ़ लिया। मुझे मेन यहाँ पे जो करना है, टेस्ट योर नॉलेज में करना है सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझकर उसको कनेक्ट करना कि कौन से टॉपिक में से पूछा गया होगा, ये मेरा मेन पार्ट। आंसर तो सर ठीक है, साइड बाय साइड अपन रीड आउट कर लेंगे, मेन चीज हमेशा ये होती है, क्योंकि आईसीआई जो बेसिकली क्वेश्चंस में घुमाता है ना, वही एक मेन पार्ट होता है कि पहले तो आराम से क्वेश्चन पढ़कर ये जान कि ये क्वेश्चन आया कहां से, कौन से टॉपिक में से, कौन से पेज, कौन से सेक्शन में से पूछ रहे ना, ये चीज पता होना चाहिए, क्लियर। अब जैसे सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, क्या लिखा हुआ है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या लिखा हुआ है 2013। फर्स्ट इज क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ कौन, फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर कौन था, इनकॉर्पोरेशन पे, इनकॉर्पोरेशन के साल में जो रखा गया, जो अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ, वर्डिंग थोड़ी देख रहा हूं, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक, क्लियर। When the board of directors did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of company, देख पर्टिकुलर कर गया, ओपन कर फर्स्ट ऑडिटर का पॉइंट, क्लियर। ना 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 30-90 चेक कर वहां पे, क्लियर। वहां पे सर प्रोविजन चेकआउट करो, 30 + 90, वो जो तेरा 60-30-60 था ना, वो गवर्नमेंट कंपनी का, क्लियर। एंड देख पर्टिकुलर थोड़ा अंदर ले गया, क्या कहता जी, इतना पता है आपका जो बोर्ड है वो अपॉइंट नहीं कर पाए। वैसे सर आपको 30 डेज के अंदर बोर्ड को कहा था, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी 30 डेज के अंदर किसको रखना चाहिए, बोर्ड को, बोर्ड हो गया फेल, तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर कौन रखेगा, मेंबर्स, क्लियर। सर ये सारी प्रोविजन उसी के रिगार्डिंग देख, नीचे तक पूरा प्रॉपर वे से क्या करा हुआ है, एक्सप्लेन कर, कम से कम क्लिक तो कराना। अब ये आपका होमवर्क पार्ट होगा, इसको अंदर से रीड करना, इसका नेक्स्ट ऑन इन्होंने कैसे रिप्लाई दिया, क्योंकि यहां पे आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। मेन तो प्रोविजन क्लिक करनी थी, प्रोविजन क्लिक हो, आगे चले।
नंबर 2 क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ स्टैट ऑडिटर, जिसको अपॉइंट कहां पे करा था, लास्ट एजीएम में, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। पहली बात, तुम वर्ड यूज कर रहे हो रिमूवल। रिमूवल, रिमूवल का मतलब क्या हुआ, बिटवीन टू एजी। क्योंकि देखो हमने 3 तरीके पढ़े। पहला, जब तुम्हारी पूरी टर्म कंप्लीट हो चुकी 5 साल, तुम्हें तो वैसे ही उतारा जाएगा। एक था हर साल की एजीएम पे, सब्सिक्वेंट एजीएम पे आपको रिटायर, रिमूव नहीं कहा था, रिटायर एंड रीअपॉइंट। क्लियर, रिटायर एंड रीअपॉइंट था, ये था। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिमूवल एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट बिटवीन 2 एजीएम्स। वहां पे आपको याद है आपने 3 वर्ड यूज करे थे, पहला बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर, कि पहले तो सर विद इन जो आपने ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, उससे नेक्स्ट सम डेज के अंदर आपको एडीटी 2 के अंदर सीजी अप्रूवल के लिए क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। एंड जिस दिन से सीजी अप्रूवल आएगी, वहां से आई थिंक सो 60 डेज, चेक करना, 60 डेज के अंदर आपको एक जर्नल मीटिंग बुलानी होगी, जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना होगा, पास। ये जो तुम में से बोल नहीं रहे ना, मतलब तुम लोगों ने रिवीजन करी नहीं। इसको साथ साथ प्रॉपरली पढ़ते जाओ। लिटरली बोल रहा हूं, फाउंडेशन एंड इंटर, जमीन आसमान का फर्क, ठीक है ना, और आसमान और पाताल फाइनल का फर्क, ये मान लो। डोंट कंपेयर इट विद द फाउंडेशन। गलती भी मत करना कभी कि मेरे फाउंडेशन में 200 आए, मेरे फाउंडेशन में 300 आए या 400 आए। 400 तो कैसे आएंगे, ठीक है ना, बट डोंट कंपेयर इट। लिटरली बोल रहा हूं, ये वहम होता है समटाइम्स, फाउंडेशन मेरा ऐसे ही पास आउट हो गया, ये भी हो जाएगा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा। साथ की साथ अभी से आदत डाल लो, अभी थोड़ा थोड़ा कर लो चाहे, बट करते जाओ। बर्डन स्प्लिट करना सीख लो। जरूरी नहीं है कि हम मौके पे लास्ट पे जाके ही सारा प्रेशर लेना हम लोगों ने। क्लियर, तो अगर अभी से आदत डाल लें, थोड़ा थोड़ा प्रॉपरली रीड आउट करते जाएं, नेक्स्ट आगे आपको ये हार्डशिप नहीं फील होगी। क्लियर, नहीं तो अदरवाइज सर बोथ छोड़ो, सिंगल ग्रुप का ही बर्डन बहुत फील होगा। समझ गए ना, अभी से डिवाइड करना शुरू कर दो, जितना जितना पार्ट हो रहा है फिनिश इट सर, कंप्लीट। एंड कंप्लीट नॉट फ्रॉम माय सेंस कि मेरी ओर से कंप्लीट हो गया, आपकी ओर से भी प्रॉपरली वो टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चंस को पार्ट बीच में लेके चल रहा हूं कि एक बार देख लो कि अपना लेवल बाहर नहीं है, यही बुक पढ़नी है, यही कुछ है तेरे सामने, ऐसे ही रिप्लाईज आएंगे। समझ गए ना पॉइंट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी मोख पढ़ना। 1/4 of the subscribed capital of KMC Limited was held by the government of Rajasthan. पहली बात तो 1/4 कितना हुआ, 25, एक गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए 50%. 51, यही गलतियां निकलेंगी। एटलीस्ट वो भी कितना था, एटलीस्ट 51% आपका क्या होना चाहिए, होल्ड बाय किसके द्वारा, कौन सी गवर्नमेंट, सीजी एसजी, पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय एसजी। वर्ड्स प्रॉपर लेकर आओ साथ साथ। आगे, मिस्टर नीरज, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company at AGM held on 30th April 2018 by an ordinary resolution. इसको अपॉइंट किया गया। ओके, मिस्टर संजय, a shareholder of the company, objects to the manner of appointment of Mr. Neeraj on the ground of violation of the Companies Act 2013. कोई शेयर होल्डर था, ये आया कहता जी ये तो आपने गलत अपॉइंटमेंट करी, ये तो अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं है जो आपने इस पर्सन को अपॉइंट करा। क्लियर, मिस्टर नीरज, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर, मुझे डाउट है या मुझे ऑब्जेक्शन है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट हो रखी है वो गलत हो रखी है, या आपने वायलेशन करी है कंपनीज एक्ट 2013 की। क्या आपके अकॉर्डिंग कोई वायलेशन हुई? कोई वायलेशन हुई? पढ़ लो, चेक कर लो। क्या कोई आंसर ना पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने को कहा है। क्या कोई वायलेशन हुई? आगे पढ़। डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर संजय इज टेनेबल। टेनेबल मतलब क्या सही है या नहीं। ऑल्सो एग्जामिन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द अबव अपॉइंटमेंट अंडर द सेड एक्ट। अब हमें पता ही इसने ऑब्जेक्शन किस बात पे रेज की होगी,
कि वो गवर्नमेंट का स्टेक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, बट गवर्नमेंट कंपनी तो है ही नहीं। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, इसके पास तो कितना सिर्फ 1/4, ये तो सर अलाउड ही नहीं। क्लियर, नीचे पढ़ियो आंसर पढ़। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द होल्डिंग ऑफ 25% of shares of AMC Limited by the government of Rajasthan does not make it government company, hence it will be treated as, पहली बात तो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। आगे, under this section the appointment of an auditor by a company vests generally with the members of the company, सर वैसे तो पावर किसके पास होती है, मेंबर्स के पास, except in case of the first auditor, क्योंकि सर फर्स्ट ऑडिटर के केस में आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑडिटर को रखने की पावर किसके पास है, बोर्ड के पास। क्लियर, क्या ये फर्स्ट ऑडिटर था, चेक करना, नहीं, ऐसा कुछ तो हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया। क्लियर, आगे पढ़िए। यस, एंड इन द फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉट कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, क्योंकि इन दो केसेस को छोड़कर सारी पावर किसके पास होती है, मेंबर्स के पास होती है। आगे, एंड वो तेरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, मतलब मेंबर्स ने ही करा है। क्लियर, in which case the power to appoint the auditor vests with the board, sir आपकी बात बिल्कुल सही, the appointment by the member is by way of an ordinary resolution only and no exceptions have been made in the act whereby a special resolution is required। हमने तो कभी नहीं कहा, मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम बताया, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट करना इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस which kind of resolution is required, ordinary। तो ठीक तो है सर, हमें कब कहा गया पूरे लॉ में, पूरे इस चैप्टर 10 में, क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन तुमने कहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा हो? सिर्फ एक था, वो भी रिमूवल के केस में था, अपॉइंटमेंट में था तो सर है ही नहीं कुछ। आगे चल, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर संजय इज नॉट टेनेबल, उसको बिठाओ, द अपॉइंटमेंट इज वैलिड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि बैठ जा भाई, तेरा कोई वैलिड पॉइंट नहीं, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ भाई। EF Limited, EF Limited इंडिविजुअल फर्म, और वैसे भी नाम से क्लियर है, नरेश एंड कंपनी। फर्म होती तो पार्टनर्स का नेम होता ना, व्हाटएवर, या कोई ब्रांड नेम होता। क्लियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एट द AGM हेल्ड ऑन 30 September 2019, मिसेस कमला, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश, इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना, 1 लाख ऑफ EF लिमिटेड जो भी है, ऑन 15 अक्टूबर 2019। पहले एक बार बता, 15 अक्टूबर को उसकी वाइफ ने परचेज की, तभी तो ये पॉइंट हो पाया, पहले तभी तो ये पॉइंट हो पाया। तुमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे सर, डिस्क्वालिफिकेशन अगर पहले से ही है तेरी तो अपॉइंटमेंट ही ना होती। डेट कौन सी ऊपर चेक करियो, कौन सी है, 30 सितंबर, मतलब तेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। बाद में उसकी वाइफ ने शेयर्स उसी कंपनी में, जबकि शेयर्स तो दूर दूर तक अलाउड नहीं है, बट सर रिलेटिव में एक पॉइंट पड़ा था 1 लाख, और वो भी फेस वैल्यू लगे उसी कंपनी में। पॉइंट खोल चेक कर, डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट। रिलेटिव के केस में क्या लिखा था, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख ऑफ दैट कंपनी, ओनली कंपनी, नॉट होल्डिंग सब्सिडी, कुछ नहीं है, समझ गए ना। रिलेटिव को भी माफ था, सिर्फ क्या माफ था, अगर उसी कंपनी की जिसमें तुम अपॉइंट होने जा रहे हो, ये लाइन यहां पे चेंज करो। मैं ये कह रहा हूं EF लिमिटेड की कोई होल्डिंग में इसकी वाइफ शेयर होल्ड करती है, डिस्क्वालिफाइड सर, कोई 1 लाख नहीं। बट तेरा ध्यान पता किस तरह जाएगा, हाँ सर 1 लाख है, 1 लाख की प्रोविजन थी। इनका ना एक व्यू पॉइंट समझो, एग्जामिनर का ना जो कोशिश होती है, सारे पॉइंट्स तेरी फेवर में फेंकेगा सारे, बट एक पॉइंट हल्का सा ऐसा चेंज करेगा जिसपे तेरा ध्यान नहीं जाएगा। अब तेरे माइंड में मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 80,000, तुम खुश हो गए, वाह जी वाह, 1 लाख से नीचे है, अलाउड है, और वाइफ है, रिलेटिव है, बट ध्यान नहीं दिया वो किस में होल्ड करती है, उसकी सब्सिडी में या उसकी होल्डिंग में, वहां पे तो एग्जम्पशन है ही नहीं, वहां पे तो प्योरली क्या था, डिस्क्वालीफाई था। क्लियर, आगे पढ़ियो। बट नरेश एंड कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कर सकता है सर, ही कैन कंटिन्यू, अगर अप टू कितना था, 1 लाख, बट मैं साथ में थोड़ा एडवाइस भी दूंगा, इन एनी केस अगर 1 लाख से ऊपर हो भी जाता है, इमीडिएट वेकेशन नहीं है, इमीडिएट छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है,
यू हैव 60 डेज। 60 डेज का टाइम देंगे कि आप उसको लिमिट के अंदर लेकर आओ, नहीं अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। पढ़ो जी, डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 subsection 3 clause D 1 point, yes, of the Companies Act 2013, a person who or his relative or partner holds any security of the company or its subsidiary or of its holding or associate or a subsidiary of such holding company which मतलब ये प्रोविजन तो अपनी बुक वाली सही है। अब देख कहां वो प्रेजेंटेशन, कहां ये, इसको पढ़ने लगे हो बीच में गुंजो, समझ गए ना। इसीलिए ये जो पब्लिशर की बुक्स होती है ना, हम इसीलिए रेफर करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन प्लस सिंप्लीफाई लैंग्वेज होती है। क्लियर? आपने पढ़ा था प्रोविजन, बताओ साथ में मेरे। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, किसमें? कंपनी, होल्डिंग, सब्सी, एसोसिएट, सब्सी ऑफ सच होल्डिंग। 5 पॉइंट्स क्या? होल्डिंग, फेस वैल्यू या सिक्योरिटीज, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, क्लियर, इन कंपनीज में। बट नीचे जाके पॉइंट आपने पढ़ा कि रिलेटिव को एग्जम्पशन दी गई है। अच्छा, रिलेटिव को क्या था आगे? होल्डिंग, होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, मतलब इक्विटी वाला कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी। यहाँ पे वही है ना, जब डीप जाओगे तब दिमाग चलेगा, फिर ना वही इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ सीआईडी की तरह दिमाग चलेगा कि देख लो, ध्यान से देख लो कहीं कुछ और तो नहीं है। अब मेरा भी माइंड यहाँ पे क्या चल रहा था, देख ले रिलेटिव को कहीं इक्विटी अलाउड तो नहीं है, बट नहीं सर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ। रिलेटिव को एनी सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू कितना? 1 लाख इज अलाउड, बट इन दैट कंपनी। क्लियर? आगे चलो। इन द केस मिस्टर नरेश chartered accountant did not hold any such security, but Mrs. Kamla, his wife, had equity shares of EF Limited, which is within the क्या है? Specified limit. Yes. Further, section 141 subsection 4 provides that if an auditor becomes subject after his appointment to any of the disqualifications specified in subsection 3 of section 141, he shall be deemed to have vacated his office of auditor. Hence, Narration Company can continue to function as auditor of the company. कर सकता है सर, even after. बस मैंने एक पॉइंट वैसे डरा दिया बीच में कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती तो तुझे तेरा ऑफिस छोड़ना पड़ता, बट कोई नहीं, कंटिन्यू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरी वाइफ के पास जो शेयर्स हैं वो विद इन द क्या है? लिमिट है। समझ गए ना सर? प्रोविजंस को सारी याद रखो, लेमन लैंग्वेज में लेके चलो। हम कहते हैं जी सिंपल सी बात है, माना सीए कोर्स टफ है, अब यही रोज आपको रियलाइज करवाया जाए टफ है, तो क्या करेंगे? है सब कुछ ही टफ है, सिंपल सी बात है। बट इसको इजी बनाया जा सकता है, इसको मजेदार बनाया जा सकता है, जस्ट लेमन लैंग्वेज में पढ़ो नॉर्मली। डर के थोड़ी पढ़ा जाएगा, या आप माइंड में सोची जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करी जा रहे हो, क्या उससे अपने पढ़ना शुरू कर दोगे क्या? सर ऐसे नहीं होती पढ़ाई। जब पता है कि जिस कोर्स में आप जा रहे हैं पढ़ना पड़ेगा, तो हंस के पढ़ लो, जरूरी रो के पढ़ना है क्या? एमी लोग मोस्टली डरा रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये चीज आई थिंक मैं +1 वालों को ज्यादा सीरियसली पढ़ा रहा था जितना मजाक में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्यों? नॉर्मल थिंग्स है भाई, जस्ट फील लाइक दैट कि हाँ सर नॉर्मल प्रोविजंस। वैसे बेटा सीए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे है वैसे, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। हाँ बट इतना भी लीन मत लेना, कल से वो पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है ना? वो भी नहीं है, बट ठीक है सर, ओवरऑल जो चल रहा है तरीके से करते रहो, रिजल्ट्स मिलेंगे। बट जब तुम डरना शुरू कर दोगे उस चीज से, फोबिया क्रिएट कर लोगे माइंड में, वो तेरा टाइम खराब करेगा एंड टाइम वापस नहीं आएगा। ये दिन तो तुम्हें आगे से आगे फ्लाई करते दिखेंगे। आप लोगों के साथ हमारा भी टाइम अभी होता था, पिछला बैच तो ऐसे था, कब उनके साथ 1 साल निकल गया पता भी नहीं लगा। क्यों? आप लोगों के साथ हमारा भी टाइम टू टाइम पता लग रहा है जी, कल सुबह फिर आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह फिर आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। ये तो सर उड़ता जाएगा टाइम, समझ गए ना? तो तभी कह रहा हूं साथ साथ बर्डन स्प्लिट करना सीख लो, अभी से प्लानिंग प्रॉपर लेके चलो, स्पेशली बोथ ग्रुप। आप में से हैं बहुत बच्चे जो बोथ ग्रुप के लिए अपीयर होंगे, करवाऊंगा भी, बट मुझे वो कैपेबिलिटी अगर दिखेगी तो। क्लियर? ऐसे नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे ही हम अपना रिजल्ट खराब नहीं करेंगे। क्लियर? सिंपल सी बात है, तुम लोगों का तो है ही है, तुम लोगों के साथ हम हैं, सिंपल सा पॉइंट है। अगर परफॉर्मेंस दिखेगी, कैपेबिलिटी दिखेगी तो मैं अलाउ करूंगा, नहीं अदरवाइज मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ मन मर्जी है, जो मर्जी करो, जब मानना ही नहीं है तो अलग बात है, बट अगर फेथ है, ट्रस्ट है, मानते हो, तो उसी को रिकमेंड करूंगा जो लिटरली पढ़े। अब मैं डेली करवा रहा हूं, तुम्हें प्रोविजन पता ही नहीं है, बैठ रहे हो, सुन के जा रहे हो,
ठीक है भाई, कर लो, टाइम वेस्ट करना है तो। आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स गई हैं, कुछ ज्यादा नहीं, इसीलिए आपको अवार्ड सेरेमनी का पार्ट बनाया कि देख लो ये तुम्हारे जैसे ही हैं, जो आज से 3 महीने पहले कुछ भी नहीं थे, अब आधे सीए बन गए, आधे सीए तो बन गए। अब नेक्स्ट वन भी परमात्मा की कृपा से वो भी हो जाएगा कंप्लीट। ये हमारा तो जो गाइड है, हमारा तो जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग बात है, आपका बहुत बड़ा सेल्फ कंट्रीब्यूशन, आप लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा है। दैट मींस जितना आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे ना, रिजल्ट आपका है। अब जिसका बोथ ग्रुप पास लिखा है सर, उसका लिखा है ना, जिसने मेहनत भी करी है। ऐसे ही हर एक के लिखे थोड़ी आ गए, मेहनत करोगे सर, अपना अपना रिजल्ट है। कंपेरेबिलिटी तो मतलब ही नहीं है, दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले ये स्टेयर्स चढ़ते हुए ना कंपेरेबिलिटी नीचे उतार के आया कि यहां पे सर कंपेयर होने वाला कोई सीन नहीं है। एवरी पर्सन हैज यूनिक आइडेंटिटी, स्पेशली इन दीज कोर्सेज। यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्सफुली थोड़ी है कि अगला बोध दे रहा है तो मैं भी बोध दूंगा। भाई तो अपने कैपेबिलिटी देख, तेरे में कितनी कैपेसिटी है, कितना झेल पाओगे। कहना सौखा थोड़ी है, आप तो मिनट में वही है ना, मजाक भी बन जाता है एक टाइम, सबको पास होते देख देख कि हाँ सारे पास हो रहे हैं, आप भी कर लेंगे। अगले की मेहनत भी देखो ना, अगली मेहनत भी देख, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, देन रिजल्ट्स मिलते हैं। हम कहते हैं सिर्फ ये 8 महीने हमें दे दो, सिर्फ ये 8 महीने, एंड कसम खा के देना कि सर ये 8 महीने आपके नाम, ठीक है ना। जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, रिजल्ट हम देंगे, रिजल्ट हम देंगे। मैं तो कुछ नहीं मांग रहा भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी आगे बहुत कुछ है। 8 महीने मांग रहा हूं, वो भी सिर्फ आपके लिए मांग रहा हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सर। मतलब आगे 2.5 साल फ्री हो, आर्टिकलशिप करो, बढ़िया लेवल की करो, जहां सीखना है वहां सीखो, बट फ्री हो जाओ। अब वो वैसे ही आता है, नहीं सर अपने को टेंशन लेने की आदत है, टेंशन में रहने की आदत है, तो कर लो जी, पहले नहीं पढ़ना, लास्ट में जाके बर्डन होएगा, ठीक है ना, देन ओवर थिंकिंग, सब कुछ होच पोच हो जाएगा। बट स्टार्टिंग से मैनेज कर लोगे, तेरे सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ियो। Explain हाँ how the auditor will be appointed in the following case. A government company within the meaning of section 394 of the Companies Act 2013, एक आई थिंक सो 394 बीच में कहीं आया था शायद, वो तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में आया था, इसमें तो नहीं आया कुछ भी। 394 तो नहीं सेक्शन, चलो पर्टिकुलर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फाइनल्स के सिलेबस में 394 है, बट एक गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग तो कहा है, तो वहीं से क्लिक कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है 60-30-60 कैग, अगर वो नहीं कर पाया 30, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 60 मेंबर्स इन ईजीएम। एजीएम जो होती है वो तो एनुअली है, बट जो स्पेशल पर्पस के लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाए, दैट इज कॉल्ड एज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर? आगे चल, पब्लिक कंपनी हुज शेयर होल्डर इंक्लूड XYZ बैंक, कोई होल्डिंग 18% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इस केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी बताइए? नॉर्मल। मैंने बैंक बुक का क्या लेना, और वैसे भी 18% है, जितने मर्जी हो, हमें को मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं हमने पढ़ा। वैसे ही कंफ्यूज कर रहे हैं XYZ, कोई बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, हाँ जी कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्यों करेंगे भाई, जब है ही नहीं कोई पॉइंट इसका। आगे चल, पढ़ना, इसमें देख लिखा हुआ है कि देख, पहले तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, एंड आफ्टर दैट वो तेरा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेंगे, जो 6th एजीएम तक उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्लियर? एंड बिफोर सच अपॉइंटमेंट, अरे ये नॉर्मल केस है, ये 39 के अंदर नहीं एक मिनट, ऊपर क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट ऑडिटर या कौन सा ऑडिटर दोनों केसेस हैं? अच्छा, इन्होंने फर्स्ट और सब्सिक्वेंट दोनों ही बता दिए कि फर्स्ट ऑडिटर अगर होगा तो इस केस में सब्सिक्वेंट, इसमें वो 39 के अंदर सेकंड वाले में 30, 90 और इवन सब्सिक्वेंट का बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट एजीएम में उसको अपॉइंट करोगे, हमें ये पता नहीं ना कि कौन से ऑडिटर की बात कर रहा है, आप दोनों ही लिख दो कि अगर फर्स्ट ऑडिटर है इस कंपनी में तो 30, 90, एंड अगर मान लो वो सब्सिक्वेंट है तो उसको एजीएम के अंदर, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन पे रखेंगे, जो 6th एजीएम तक क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे, डिपार्टमेंट वाला। हाँ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना जी। Examine the following situations in the light of the Companies Act 2013.
ये पढ़े अच्छा। Mr. मिस्टर आयुष A chartered accountant has been appointed as an auditor of X Limited in the annual general meeting of the company held in September 2018, in which he accepted the assignment. ओके Subsequently, in January 2019, he joined B as a partner in the consultancy firm of Mr. B. Mr. B is also working as a finance executive of X. बताओ जी, ये वो या तो फाइनेंशियल सर्विसेज देगा या ऑडिट। क्लॉज बताओ, क्लॉज बताओ, डिस्क्वालिफाइड अगर है तो कौन से क्लॉज में? Business relation. पढ़ के बताओ, पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के क्लॉज बता, कौन से क्लॉज में? डिस्क्वालिफिकेशन का थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्लॉज बता, क्लॉज कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन का? सेकंड या थर्ड? थर्ड। क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये मिस्टर आयुष, इसने ज्वाइन करा किसको? मिस्टर बी को, एक कंसल्टेंसी फर्म, एंड वो जो पर्सन है वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है किसका? मतलब सर ऑफिसर जो भी है, वर्किंग एज अ, हाँ मतलब वो एम्प्लॉय हो गया ना। एम्प्लॉय का आगे पार्टनर कौन हूं मैं? तो सर थर्ड पॉइंट के अंदर आपका डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया क्या? क्लियर? वहां पे क्या लिखा हुआ था? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ, किसका? पार्टनर और ऑफिसर ऑफ कंपनी। क्लियर? ये जो पर्सन है, ये मिस्टर बी, ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है क्या? इस एम्प्लॉय का आगे पार्टनर कौन है? मैं, आयुष। सर यू आर डिस्क्वालीफाइड, अलाउड ही नहीं है। क्लियर? नीचे पढ़ियो कहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ 141, ये तो चलो वो थे। ये रहा, हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। इसके मतलब सामने आप लिख सकते हैं क्लॉज 3, आपके रेफरेंस के लिए कि बुक के अकॉर्डिंग हमारा वो जो क्लॉज 3 पॉइंट था उसमें ये फॉल कर। आगे बढ़ो ऊपर। मिस्टर अभी, A practicing CA is holding securities of Abhiman Limited having face value of ₹1,000. Whether Mr. Abhi is qualified for appointment as an auditor? क्वालिफाइड है डिस्क्वालीफाइड? Disqualified. क्वालिफाइड होना चाहिए। फेस वैल्यू तो 1000 है। नहीं सर, खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता, ध्यान लेके जाएगा किसकी और? फेस वैल्यू। बट तू ध्यान दे, वो किसकी बात कर रहा है? खुद तो 1 रुपए की नहीं होल्ड कर सकता, वो 1000 की दूर की बात है। समझ गए ना? वो बार बार मतलब इसको इलैबोरेट करेगा, कहानियां बनाएगा, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, बट अपा ने भटकना नहीं। क्लियर? बी क्लियर अबाउट थॉट्स कि सर रिलेटिव को अलाउड था, इसको तो 1 रुपए का भी अलाउड नहीं है। क्लियर? नीचे चेकआउट कर क्या लिखा हुआ देख। In the present case, Mr. Abhi is holding security of this. He is not eligible for appointment as an auditor of the company. सर आपको तो वैसे ही अलाउड नहीं है। क्लियर? कोई भी सिक्योरिटी आपको तो अलाउड नहीं थी। आगे चल, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Examine whether the following persons are eligible for being appointed as auditor under the provision of Companies Act. Mr. Prakash is a practicing CA and Mr. Akash, who is a relative of Mr. एक मिनट, स्लो दिमाग खोली चलते हैं। मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड मिस्टर आकाश हु इज रिलेटिव ऑफ, रिश्तेदारी लेट समझ में आती है ना, हु इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश, मतलब ये पर्सन इसका क्या है? रिलेटिव है। ठीक है जी। इज होल्डिंग, अच्छा सिंपल है, सिक्योरिटी ऑफ ABC लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू, कितना लिखा हुआ है? 7, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? क्या फर्क पड़ता है? हमने तो प्रोविजन क्या पढ़ी है? फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जितनी मर्जी हो। वहां पे अब देख रहे हो ना कि कितना डीपली लेकर जा रहा है। शायद अपने पॉइंट उस लेवल पे ना पढ़ा हो, ये तो आपको नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करवाया तो तुझे फेस वैल्यू वर्ड याद है, नहीं सिर्फ लाख रुपए दिख रहा होता, बाकी धुंधला दिख रहा होता साइड में कि क्या लिखा हुआ है। एंड गारंटी है आधे बंदे यहाँ पे फिर भी गलत करेंगे, हाँ सर लाख रुपए से ऊपर हो गया, मार्केट वैल्यू थे। मार्केट वैल्यू का तो पॉइंट ही नहीं है। मार्केट वैल्यू चाहे 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है फेस वैल्यू की। क्लियर? डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड, क्लियर, वांट टू अपॉइंट मिस्टर प्रकाश एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नीचे कंक्लूजन पढ़ियो। कंक्लूजन देयरफॉर Prakash would not be disqualified to be appointed. हाँ, नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, आप सोचेंगे डिस्क्वालीफाइड भी, हाँ सर वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, ये कह दे कि हाँ सर कर लो उसको। क्लियर? क्लियर? तो ये लिखा हुआ है, एक वर्ड विच इज विद इन द लिमिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। आगे सेक्शन वाइज जो भी है, इतना डिटेल में सेक्शंस मैं 2 तरफ कहता हूँ,
लिखोगे तो बिल्कुल सही लिखना, नहीं मत लिखो। गलत लिखोगे तो सारा क्रॉस हो, सारा काटा बजेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लिख रहे हो तो कम से कम सही लिखो, नहीं अदरवाइज ड्रॉप ही कर दो। सबसे बढ़िया आइडिया एज पर कंपनीज एक्ट, खुद ही ढूंढ ले भाई, अपने को पता ही नहीं। अगर सेक्शन लिखते हैं तो ये सब क्रॉस लिखने ना ना, फिर जितना लिख रहे हो उतना लिखो, ठीक है ना। या सीधे लिखो अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, सारी डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर है ना। मेरे को नहीं पता क्लॉज कौन सा है, खुद ही देख ले भाई, समझ गए ना। बट अगर लिख रहे हो तो बिल्कुल सही लिखना, क्योंकि जरा सा भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे गया, लॉ लिख रहे हो यार, लॉ के केस में तो सेक्शन एज इट इज देना होगा। वहां पे अगर आपने चेंज कर दिया, जो दूसरा सेक्शन कह ही नहीं रहा हो तुम कह रहे हो, और पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। मैंने जितने पेपर दिए या जिसने भी नेक्स्ट वन हमने हमारे ग्रुप में से दिए, हमने कभी सेक्शंस कोट नहीं करे। अगर तो बहुत ही स्ट्रीक मुझे पता है, दिख रहा है कि सर सेक्शन वो लिखा हुआ है, देन लिखेंगे, नहीं अदरवाइज पंगा नहीं लेंगे। गलत क्यों लिखना। एंड आईसीआई की नोटिफिकेशन आई थी, हम कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देते अगर कोई पर्सन सेक्शंस कोट करता है। कोई सोचो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से लिखेंगे 5 नंबर फालतू है, पागल। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई सेक्शन एक्स्ट्रा लिखने से तुम्हारी वेटेज नहीं बढ़ती। हाँ, और ये भी कहा था बट गलत लिखोगे नंबर जरूर काटेंगे। फिर अल्लाह कहता जी करने ही क्यों, छोड़ो परे। ये तो सर वैसे भी लर्न करने नहीं होते, जब रिवीजन्स होती है ना ऑटोमेटिकली बीच बीच में आपको याद हो जाती है। क्लियर? यस प्लीज, आगे पढ़िए जो पर। मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडक्टेड टू एमएनपी लिमिटेड फॉर रुपीज 6 लाख। तो 5 लाख से ऊपर आप नीचे पढ़िए। मिसेस केवीजे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट is the storekeeper of PRC Limited. Directors of PRC Limited want to appoint Mr. Kumar as an auditor of the company. Disqualified. Clause. Second. चेक करो, क्लॉज बताओ। सेकंड रीड करना एक बार, सेकंड क्या था बुक में? Officer or employee. एम्प्लॉय। सेकंड एफ क्यों बोल रहे हो? एफ में तो डायरेक्टर और केएमपी है, शायद रिलेटिव था बट वो डायरेक्टर और केएमपी की पोजीशन में है। सेकंड दोबारा बोलना। क्लॉज बोलो, क्लॉज क्या लिखा हुआ है? एन ऑफिसर, नहीं ये तो नहीं आएगा। एफ में फिर वो डायरेक्टर और केएमपी नहीं। आगे पढ़ तो सी ना, पॉइंट पढ़ मेरे को तो। A person who is whose relative is a director or is in employment of the company as director or as a director और KMP लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो वो स्टोर कीपर है बेचारी। क्लियर? डाउट आ रहा है ना? डाउट समझ आया क्या करो? जो तुम क्लॉज बोल रहे हो एफ, उसमें क्या लिखा हुआ? पर्सन whose relative is a director or in the employment of the company as a director और KMP, वहां पे तो दो थे, बट यहाँ पे तो ये क्या है? स्टोर कीपर है। तो क्या ये पर्सन होगा? Yes sir, qualified है सर। Qualified। बताओ जी। टॉप मैनेजमेंट में उसको कोई है नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्टर केएमपी है ही। बताओ सोचो। हाँ, qualified। डिटेल में देख, चेकआउट कर। कोई और क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कोई और डिस्क्वालिफिकेशन में है ही नहीं। थर्ड क्लॉज था वो वैसे ही पार्टनर या एम्प्लॉय का नेक्स्ट आगे पार्टनर है, वही वो तो है ही नहीं इसमें। ये तो उसकी जो वाइफ है वो एम्प्लॉय है कंपनी की, क्या किसी क्लॉज में फॉल करता है? पढ़ो आंसर पढ़ो। नंबर थर्ड, एज पर पढ़ो। As per section 141 subsection D clause है, an auditor is disqualified to be appointed as an auditor. वही F पॉइंट लिखा हुआ है। If a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or KMP, मैं आपको वही पॉइंट बोल रहा था, समझ गए ना बात? वहां पे रिलेटिव तेरे माइंड में, रिलेटिव के पॉइंट ही 2-3 है। क्लियर? और रिलेटिव एम्प्लॉय तेरे माइंड में आया एफ क्लॉज, बट एफ क्लॉज में क्या लिखा होता? एम्प्लॉयमेंट में तो है बट एज अ डायरेक्टर और केएमपी। ये तो स्टोर कीपर है, ये तो स्टोर कीपर है, तो सर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट क्या था? एक उससे अगला पॉइंट वो तो मेरे पे था कि अगर मैं कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट में हूं, या एक एम्प्लॉय का पॉइंट क्या था? सेकंड या थर्ड पॉइंट वो मेरे पे ही था, रिलेटिव पे है ही नहीं।
जी पॉइंट कौन सा है? A person who is in full time employment. वो मेरी बात कर रहा है, रिलेटिव की थोड़ी। वही तो कह रहा हूँ, वो तो मेरी बात कर रहा है कि अगर मैं कहीं किसी जगह फुल टाइम एम्प्लॉयड हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, समझ गए? बट यहाँ पे किसकी बात चल रही है? रिलेटिव। सर, मिस्टर कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द सेड कंपनी, ही कैन बी अपॉइंटेड। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर? बहुत बेसिक जाएगा, वो बहुत बेसिक जाएगा। अब ये क्वेश्चंस फील करके ना आपको डिस्क्वालिफिकेशंस की इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी कि मतलब कितनी डीप वो जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड requested its statutory auditor to accept the assignment of designing and implementation of suitable financial. कर ही नहीं सकता, नहीं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144। क्लियर? आगे चल पड़ना। सिस्टम टू स्ट्रेंथन इट्स इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रपोजल एज अ स्टैट ऑडिटर टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसीक्वेंसेस इफ एनी। कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? पेनल्टियां लगेंगी। वो प्रोहिबिटेड में पढ़ा नहीं आपने कि अगर आपने कोई भी ये काम करे, क्लियर, ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, पहले तो सर ये रहा 144 साफ बना, शैल नॉट इंक्लूड, जो कल करें। क्लियर? एंड इसके यहाँ पे लिखा हुआ सर, ही विल अट्रैक्ट द, क्या लिखा हुआ देख, पैनल प्रोविजन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन वो 147, कल ही जो हमने पॉइंट्स रीड आउट किए। एंड इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, हमारा समझाना तो यही है, स्टैट ऑडिटर को ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर? यस प्लीज। खत्म? सर पेनल्टी बताना है, अगर याद हो तो लिख दो, 50,000 क्योंकि मेन पॉइंट इज दैट आपने तो एडवाइस देना था कि क्या हो सकता है। क्लियर? नहीं, अदरवाइज पेनल्टीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आप भी कह दिया करो लॉ के अकॉर्डिंग, बट मैक्सिमम याद करो, जितना हो सकता है उतना लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जी, एग्जामिनर का व्यू पॉइंट वो चलते हैं सुजेस्टेड के अकॉर्डिंग, एंड सुजेस्टेड के अकॉर्डिंग लिखा होता है। एंड अगर सुजेस्टेड के अकॉर्डिंग चेक होगा, तुमने लिखा नहीं है, मार्क्स तो कट होंगे। समझ गए ना पॉइंट? एंड इतना मेक इट क्लियर कर, हम सुजेस्टेड के अकॉर्डिंग नहीं आंसर दे सकते, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ना वो हम लिख ही नहीं सकते। समझ गए ना? वो तो मतलब बहुत डिटेल, एंड इवन ये जो आंसर्स तुम्हारे जो बाहर आते हैं ना, ये जो तुम सुजेस्टेड आंसर वैसे जो पास्ट ईयर के पढ़ते हो, वो एक्चुअल सुजेस्टेड नहीं होते। जिनके अकॉर्डिंग चेकिंग होती है ना, वो आते ही अलग है। वो जो आंसर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो मार्केट में निकलते हैं वो आईसीए के अलग होते हैं। क्लियर? वो बुक वाले होते हैं नॉर्मली जो भी होते हैं, बट जिनके अकॉर्डिंग चेकिंग होती है ना, वो तो स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि अगर बच्चे ने ये लिखा हो तो इसका 1 नंबर, इसका आधा नंबर, इतना, एंड उसके अकॉर्डिंग तो आपकी शीट क्या होती है? चेक होती है कि अगर मान लो आपके 10 पॉइंट है, 10 में से अगर इतने पॉइंट ये लिखे हुए हैं तो इसका नंबर देना है, इसका नंबर नहीं देना। वो सजेस्टेड मेन होते हैं जो मार्केट में डिस्क्लोज होते हैं। वो आते ही किसके पास है? चेकर के पास, ऑब्जर्वर के पास, जो मेन जो नेक्स्ट आगे रीचेकिंग करेगा उसके पास आते हैं। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? सो यहां पे आप लोगों का चैप्टर 9 एंड 10, ऐसे ही चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्लियर? आप लोग अपने लेवल पे देख ही लिया, लेवल तो नॉर्मल है सर, आप अपने लेवल पे एक बार जरूर उसको रीड आउट करें। प्लस कमिंग फ्राइडे आप लोगों का चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 का क्या होगा? टेस्ट होगा। सफिशिएंट डेज है, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर? सो कमिंग फ्राइडे आप लोगों का ये टेस्ट होगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट, एंड ऑल द लेक्चर्स आज बाय द इवनिंग आप लोगों को ऐप पे अपडेट मिल जाएंगे। आई थिंक सो कल परसों वाला जो है यही पेंडिंग होंगे, बाकी सारे चैप्टर 9 एंड 10 आपका ऑलरेडी गिवन है उस पे। क्लियर? जो सुनना है वहां से देखिए, डाउट्स हैं फेस टू फेस क्लियर कीजिए, नॉट एन इशू, बट फ्राइडे प्रॉपरली आपका प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर? मेरे को कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि मेरा ये प्रिपेयर नहीं था, या ये पेंडिंग था, वो पेंडिंग था, ये चीज नहीं चलेगी। आपको सफिशिएंट टाइम दिया, टॉपिक वर्ड टू वर्ड कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चंस। क्लियर? एमसीक्यूज भी मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे। हुआ क्लियर? सो कमिंग फ्राइडे आप लोगों का इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास से कल तो आप लोगों का मंडे ऑफ है, एंड नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे जो नया टॉपिक आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हार्डली 2 लेक्चर्स का काम है, 2 या 3 लेक्चर्स का ज्यादा काम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, वो क्या करेंगे एज सुन एज पॉसिबल कवर अप करेंगे। मिक्सअप चलेंगे, कभी कोई बड़ा टॉपिक, कभी छोटा टॉपिक, ताकि मिक्सअप से चलता रहे, थोड़ा बोरिंग भी ना हो, इंटरेस्टिंग चलता रहे। क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। 1 घंटे की